Hello everyone, welcome again to live session of Manolo classes. I'm Dinesh Kumar and I'm working as an academic head of Manolo classes. Today I will discuss with you today's newspaper, that is 10 December 2022. So in today's newspaper I will discuss the most important news from your examination point of view. So the first news is at rupees 7.45 lakh crore direct tax receipt cross half the target. तो बेसिकली दिस न्यूज़ इसमें कहा गया है कि इंडिया नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, देखो टैक्स दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट टैक्स. सो इस डायरेक्ट टैक्स में इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 में 7.45 लाख करोड़ रुपीज़ यानी कि 7.25 करोड़ रुपीज़ टैक्स कलेक्ट किया गया है. ठीक है, एंड इट इज़ एन इंक्रीज ऑफ 16.3 ओवर द टैक्स इनफ्लो ड्यूरिंग द करेस्पॉन्डिंग पीरियड एगो. तो मीन्स लास्ट ईयर के अगर हम टैक्स की कंपैरिजन देखते हैं तो लास्ट ईयर के टैक्स से ये 16.3% टैक्स ज़्यादा कलेक्ट किया गया है इस बारे में. ठीक है, अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. अब आप देखो ये ऐसा क्यों कलेक्ट किया गया है, क्योंकि ये इट इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट ये जो टैक्स सिस्टम है हमारा, टैक्स सिस्टम जैसे हमने बताया कि देयर आर टू काइंड ऑफ टैक्स, वन इज़ द डायरेक्ट टैक्स एंड अदर इज़ द इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, अब ये जीएसटी जो है इट इज़ also a kind of tax. ठीक है, now we come to the next news. AAP minister in Delhi quits over attending conversion ceremony. So this news is not important, but we will discuss the legal aspect of this conversion. ठीक है, this news is not important, but this conversion ceremony is important because last year in CLAT examiner asked one passage based upon freedom of religion. So this conversion ceremony becomes important in that respect. So now the question arises whether conversion is allowed by the law or is it allowed by the constitution. So law says that conversion is not allowed. Why it is not allowed? Because there are provisions in our Constitution of India which has been given from article 25 to 28. So article 25 to 28 provides that all person will have the freedom of religion. Freedom of religion means कि हम citizen of India हैं और any person who is not the citizen of India but he is a foreigner, he has the freedom of religion. अब freedom of religion में क्या क्या include होता है, तो freedom of conscience. conscience का मतलब है वो अपनी अंतरात्मा वो किस भगवान को माने, किस फॉर्म में माने. profess, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, ये चार वर्ड लिखे गए हैं आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. सो कंसाइंस अंतरात्मा किस भगवान को कोई मानना चाहता है, प्रोफेस उसके जो पर्टिकुलर रिचुअल्स होते हैं उसको करना, प्रैक्टिस करना जैसे कि पूजा करना या फास्ट ऑब्जर्व करना, और प्रोपोगेट करना अपने धर्म की अच्छाइयों को दूसरों को बताना. ठीक है, सो दिस इज अलाउड इफ वन पर्सन कन्वर्ट्स हिज रिलीजन और वन पर्सन कन्वर्ट हिमसेल्फ फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर रिलीजन with his free consent, then it is legally allowed and there is no legal bar on this aspect. But now question arises, अगर कई पर्सन या कोई मिशनरी या कोई और ऑर्गेनाइजेशन कुछ लोगों को इंड्यूस करती है कि दैट दे शुड चेंज योर रिलीजन, इज इट अलाउड अंडर द लॉ? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो, ये कानून में अलाउड नहीं है. तो सिमिलरली क्या है, इसमें आप मिनिस्टर हैं मिस्टर राजेंद्र पाल गौतम, इन्होंने अपने पद से रिज़ाइन दे दिया है. रीज़न बीइंग दैट कि ये एक कन्वर्जन सेरेमनी में पाए गए थे, तो दैट वाज टेकन अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो नाउ फाइनल बात क्या है कि अगर कोई पर्सन अपने रिलीजन को अपनी इच्छा से इंडिपेंडेंटली चेंज करता है, देन इट्स ओके
एंड इस पे लीगल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉ को कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई पर्सन या कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे पर्सन को कंपेल करते हैं तो ये लीगली रॉन्ग है एंड द एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट दोज पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज। नाउ क्वेश्चन राइजेस व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रोपोगेशन। तो प्रोपोगेशन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हम अपने धर्म की अच्छाइयाँ बता सकते हैं। वी कैन टेल टू द वर्ल्ड दैट आवर religion is the best religion, but we do not have right to say that our religion is the best religion and other religion are inferior. So हम अपने धर्म की अच्छाई कर सकते हैं, लेकिन हम किसी दूसरे धर्म की बुराई करने का हमारे पास कोई ऐसा राइट नहीं। Now we come to this next news. Opposition criticizes मान for skipping president receptions. नो ये कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यू विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम these kind of news in your examination. Now BRS urges EC to disqualify BJP's Munugod by election candidate. अब यहाँ पर थोड़ा सा हम, ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इससे संबंधित जो लीगल प्रोविजंस हैं वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली डिस्क्वालीफाई, अब यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है BRS urges EC, EC मतलब इलेक्शन कमीशन से कहा है कि बीजेपी के किसी लीडर को डिस्क्वालीफाई करे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हु हैज़ द राइट टू डिस्क्वालीफाई अ लीडर और अ पॉलिटिकल पर्सन लाइक MP और MLA। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज वेदर दिस डिसीजन शुड बी टेकन बाय द कोर्ट और बाय द इलेक्शन कमीशन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस डिसीजन शुड बी टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन अपने रिकमेंडेशन देता है, देन फाइनली प्रेसिडेंट उस पर डिसीजन ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वी आर हैविंग ए सेपरेट लॉ दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, and we are also having some general provisions regarding this in our Constitution of India. वो दिए गए हैं आर्टिकल 324 टू 329, ठीक है। आर्टिकल 329 जो है इट बार्स द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, ये कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को बार करता है। बार क्यों करता है? जैसे हमने आपको बताया था एक बार कि अंडर आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या कहता है कि स्टेट के 3 ऑर्गन होते हैं, कौन सा? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। सो तीनों ऑर्गन अपने अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में काम करेंगे एंड नो ऑर्गन विल इंटरफेयर इनटू द एक्ट ऑफ अनदर। सो इस बात के आधार पर by virtue of this article 329 court does not have the jurisdiction in the election matter and election matters are decided by the election commission or through the election petition. Now we come to this news. इसमें क्या कहा है कि इसमें फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, why India incorporation is not taking a हनुमान लीव। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो हमारी ये है फाइनेंस मिनिस्टर मिस सीतारमन, so she has challenged that we are not getting the corporate investment। तो जो हमारी कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है, जो कंपनियां हैं वो उतना इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं जितना कि उनको करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो रही है। तो इन्होंने ये कहा है कि कॉर्पोरेट शुड इन्वेस्ट एंड दे शुड रिमेंबर देयर पावर लाइक हनुमान। तो मतलब शी वांट टू से दैट कि कॉर्पोरेट के पास कैपेसिटी है और कॉर्पोरेट बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकती है, बट कॉर्पोरेट आर नॉट इन्वेस्टिंग द मनी इन दैट प्रपोर्शन इन विच इट कैन इन्वेस्ट, ठीक है। तो सिमिलरली इन्होंने कहा है कि हनुमान इन रामायण दे नीडेड टू बी रिमाइंडेड ऑफ देयर strength. The analogy is that for a while Hanuman was so devoted to the Lord Ram that he took the risk of his life to save the life of this Lakshman. तो सिमिलरली उन्होंने कहा है कि दे शुड टेक द रिस्क इन द इन्वेस्टमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए
और उनके पास काफ़ी कैपेसिटी है कि दे कैन इन्वेस्ट मोर अमाउंट into the economy and then they will get the good result. Now we come to the next news. This is the fate of chip will determine the fate of nation. तो इसमें हम थोड़ा सा चिप के बारे में बात करेंगे and this editorial has been written by an IAS officer Srivastava Krishna. So this is the personal view of the author, but I'm just reiterating the view what he has said. तो बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि ही इज़ एम्फेसाइजिंग अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ चिप्स। तो चिप्स क्या है कि इनका कहना ये है कि आजकल हमारे मोबाइल में, हमारी कार में, हमारे डिफेंस सिस्टम में सब जगह चिप की एक आवश्यकता है। तो इन्होंने ये कहा है कि ये चिप जो है ये सारी कंपनियां अलग अलग उसमें यूज़ करती हैं। अब जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, एप्पल्स न्यू A16 chip has over 60 billion transistors in it, and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSMC, the world's leading manufacturer of chip, placed over 1 trillion, that is 1 followed by 18 0, यानी कि एक के बाद 18 0 लगा दें, इतने ट्रांजिस्टर्स इन्होंने लगाए हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि ये चिप बनाने वाली कंपनियां केवल कुछ ही कंपनियां हैं और ये चिप केवल कुछ ही देशों में बनती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि चिप की वर्ल्ड में शॉर्टेज आ जाएगी और चिप के आधार पर जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं दे आर अडॉप्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। इन्होंने ये भी कहा है कि जैसे रशिया एक काफ़ी बड़ा देश है और यूक्रेन काफ़ी छोटा देश है, लेकिन यूक्रेन अपनी मिसाइलों में और अपने सिस्टम में जो अपने डिफेंस के लिए वो यूज़ कर रहा है, कुछ वो चिप यूज़ कर रहा है, जिस चिप की वजह से रशिया उसको काउंटर नहीं कर पा रहा है। रशिया के पास वो चिप तो हैं और वो सिस्टम भी है, लेकिन वो उतने नहीं हैं क्योंकि दिस वेस्ट मीन्स द यूएसए हैज़ पुट वेरियस सैंक्शंस अपॉन दैट। अब इन्होंने फिर ये कहा है कि जो आने वाला समय होगा, हमारा जो फ्यूचर होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द चिप। चिप पर क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि आगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी और एडवांस होती चली जाएगी और इस चिप को प्रोड्यूस करना इट्स नॉट ईजी इन द कंट्री लाइक इंडिया। उन्होंने कहा है कि इस चिप को इंडिया जैसे देश में प्रोड्यूस करना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस की आवश्यकता होती है जो कि हमारे पास अभी रेडीली अवेलेबल नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि वी शुड थिंक अबाउट दिस आस्पेक्ट, हमें इस आस्पेक्ट पर सोचने की आवश्यकता है और हमें अपनी डिपेंडेंसी, आज हम जो चिप लेते हैं वो किसी दूसरे कंट्री से लेते हैं, लाइक ताइवान से लेते हैं और यूएसए वगैरह से लेते हैं, लेकिन हमें अपनी इस डिपेंडेंसी को ओवरकम करना चाहिए एंड वी शुड थिंक इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज द व्यू ऑफ द ऑथर इन दिस एडिटोरियल। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। ऑल दीज आर पॉलिटिकल न्यूज। नाउ UN peacekeepers need robust mandate to be able to go after armed group। तो बेसिकली यहाँ क्या है, देखिएगा, हम समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म UN peacekeepers need। तो बेसिकली क्या है, अर्लियर देयर वाज ए लीग ऑफ नेशन, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बना लीग ऑफ नेशन, और लीग ऑफ नेशन का मेन पर्पज ये था कि देयर शुड नॉट बी एनी सेकेंड वार इन द वर्ल्ड। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई 1914 में, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई 1914 टू 1980। इस फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जो कि यूएन से पहले बनी। तो पर्पज, द मेन पर्पज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज दैट देयर शुड नॉट बी एनी अनदर वर्ल्ड वार। सो लेकिन डेस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ लीग ऑफ नेशन देयर वाज अनदर वर्ल्ड वार, दैट इज द सेकेंड वर्ल्ड वार इन 1939 टू 1945। सो 1945 में वी क्रिएटेड दिस UN, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO, जिसमें प्रेजेंटली 193 मेंबर्स हैं। अब यहाँ पर वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ UNO। यहाँ पर UN के एक पीस कीपिंग मिशन होते हैं। पीस कीपिंग मिशन का मतलब क्या होता है कि इफ़ देयर इज अ डिस्प्यूट और वार बिटवीन द टू कंट्रीज, देन UN एंड इट्स मेंबर्स सेंड सम ऑफ देयर फोर्सेस टू दोज पर्टिकुलर एरियाज टू मेंटेन द पीस। तो अब यहाँ पर क्या है कि वो वहाँ पर पीस के लिए करते हैं, लेकिन इनके प्रॉब्लम ये है, जो भी इसके वो हैं, कौन है इसके डायरेक्टर, इनकी प्रॉब्लम ये है कि
the peace should be maintained and peace should not be enforced. So basically there is a difference between the term peace को maintain करना और peace को enforce करना. तो कंसर्न ये है कि जब जो भी हमारी पीस कीपिंग फोर्सेज जाती हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन पीस एंड दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू एनफोर्स पीस. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? मेंटेन का मतलब है जो एज इट इज पोजीशन है वो रहे और कोई भी एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री पर अटैक ना करे या उसके सिविलियन जो लोग हैं उनके ह्यूमन राइट का वायलेशन ना करे. पीस एनफोर्स क्या है कि पीस कीपिंग फोर्स के पास ये कोई राइट नहीं है कि वो उनको मारे और उनको उनके अगेंस्ट कोई हार्ड एक्शन ले, because they are messenger of peace and they are not supposed to interfere into their domestic affair. As well as there is article 2 clause 7 in the UN charter which provides that UN cannot interfere into the domestic affair of a state. तो UN किसी भी स्टेट के डोमेस्टिक अफेयर में इंटरफेयर नहीं कर सकता. So that's all for today, my dear students. I will come again with the Hindu news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.